सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पक्षिनिया का लाइफ साइकिल। और ये एक बड़ी लाइफ साइकिल है, ठीक है, क्योंकि 5 तरीके के स्पोर्ट्स इसमें बनते हैं। तो एक बड़ी लाइफ साइकिल है, तो बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। बट मैं सच्ची में बता रही हूँ, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स लाए यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे हैंड रिटन नोट्स। इससे आपको ना एकदम लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना, पक्का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पक्षिनिया क्या है, एक जिनस है। हमारे बीएससी में, मतलब बीएससी के फर्स्ट सेम में हमें जो भी पढ़ना है जिनस ही पढ़ना है। ठीक है, जिनस पढ़ना है। ठीक, जैसे एल्गी में भी हम जिनस पढ़ते हैं और फंजाई में भी हम जिनस ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें से फंजाई में मैंने एक जिनस लाया है पक्षिनिया, जिसे हम लोग रस्ट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, पक्षिनिया को रस्ट फंजाई भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रस्ट फंजाई, ये हम आगे देखेंगे। तो जब भी हम जीनस को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन को ही हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किंगडम, उसे किस किंगडम में रखा गया है, तो पक्षिनिया को किंगडम माइकोटा में रखा गया है। डिवीज़न यू माइकोटा में रखा है। सब डिवीज़न बेसिडियो माइकोटिना में रखा गया है। क्लास टीलियोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर यूरिडिनेल्स है। और फैमिली पक्सिनिएसी है। और जीनस पक्सिनिया है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ऑर्डर और फैमिली याद करने में कन्फ्यूज़न आता है तो इसका भी एक ट्रिक है। ऑर्डर के लास्ट में हमेशा एल्स होता है, ALES, मतलब यूरिडिनेज एल्स होता है हमेशा ऑर्डर के लास्ट में। और फैमिली के लास्ट में हमेशा AC वर्ड होता है। देखो यहाँ भी AC है, पक्सिनिएसी, ACEAE, AC है ना, पक्सिनिएसी। कहीं भी आप कोई भी जीनस पढ़ो, ऑर्डर में हमेशा एल्स होता है, फैमिली में हमेशा पक्षी मतलब एसी होता है लास्ट में। ठीक, AC। दूसरी बात, हमें कभी भी सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना है तो जिनस के नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको करना होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। कह रहे इट इज़ अ लार्ज जीनस हैविंग अबाउट 180 स्पीसीज। द स्पीसीज ऑफ पक्षिनिया आर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये एक बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बड़ा जीनस है, उसके अंदर 1800 स्पीसीज़ हैं। ठीक है, 1800 स्पीसीज़ हैं पक्षिनिया के अंदर। पक्षिनिया एक जीनस है और उसके अंदर 1800 स्पीसीज़ है। और जो पक्षिनिया होता है वो इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंजाई है ना, फंजाई हमारा 3 तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, 3 तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। पहला, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, यानी कि दोनों साथ साथ में रहेंगे। जैसे हायर प्लांट के साथ क्या करता है फंजाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है। हायर प्लांट उसको फूड प्रिपेयर करके देता है, न्यूट्रिशन देता है। और फंजाई उसको जैसे कि मिनरल्स वगैरह नीचे से ला करके अपने हाई पी के हेल्प से खींच करके हायर प्लांट को देता है। हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खाना बना करके फंजाई को देता है। तो एक तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। दूसरा वाला आपका हो गया पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट साइट की तरह रह के भी फंजाई अपना खाना खाता है। तीसरा जो है वो क्या है, सेप्रोफिटिक, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करेगा और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन क्या करेगा, वहाँ से ऑब्जर्व करेगा अपना न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वहाँ पे कह रहा है कि पक्षिनिया और इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासाइट तो पक्षिनिया है। ठीक, इंटरनल पैरासाइट यानी कि अगर कोई चीज़ पैरासाइट होता है ना, जैसे पैरासाइट है तो पैरासाइट ऊपर भी होता है और पैरासाइट अंदर भी होता है। ठीक है, कैसे, अगर आपके बाल हैं तो आपके बाल के ऊपर लाइस है, तो लाइस क्या है, आपका एक्सटर्नल पैरासाइट है, क्योंकि वो आपके बॉडी के ऊपर है। ठीक है, और यही जो लिवर फ्लूक वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो लिवर के अंदर होते हैं, वो भी पैरासाइट है पर वो अंदर है। ठीक है ना, ऑर्गन्स के अंदर है, आपके बॉडी के अंदर है, इसीलिए उसको इंटरनल कह सकते हो या फिर इंडो पैरासाइट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये पक्षियाँ क्या है, इंटरनल है, यानी कि अंदर रहता है, अंदर रहने वाला पैरासाइट है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है समझो, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ना, जैसे पैरासाइट फिर से 2 टाइप में होता है, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट,
पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब एक होस्ट पे डिपेंड करता है, वो होस्ट नहीं है तो वो सेप्रोफिटिक की तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। पर फैकल्टेटिव जो पैरासाइट होते हैं ना, वो दूसरा, अगर मान लो होस्ट नहीं है, उसका होस्ट मर गया, तो वो फाइट्स की तरह रह के भी अपना न्यूट्रिशन लेते रहेगा और सरवाइव करते रहेगा। फैकल्टेटिव का मतलब ही होता है अल्टरनेटिव, यानी कि अपने लाइफ का अल्टरनेटिव फॉर्म ढूंढ लेगा। पर पक्षिनिया ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षिनिया एक तो इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि अंदर रहता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, ये समझ में आ गया कि पक्षिनियर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फिर सम स्पीसीज ऑफ पक्षिनियर ऑटोसियस एंड सम स्पीसीज आर एंड अदर स्पीसीज आर हेट्रोसियस। अब ऑटोसियस और हेट्रोसियस का मतलब क्या होता है? ऑटोसियस का मतलब होता है कि अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट पे कंप्लीट करेगा। ठीक है। हेट्रोसियस का मतलब होता है कंप्लीट करेगा लाइफ साइकिल ऑन टू डिफरेंट होस्ट। जैसे मलेरिया, मलेरिया में आप लोग देखते हो कि दो होस्ट होता है। एक ऐसे आप देखते हो कि एक आपका मॉस्क्यूटो हो जाता है, ठीक है, एक होस्ट, और दूसरा होस्ट ह्यूमन हो जाता है। ठीक है, दो होस्ट है, दो होस्ट के लाइफ में सर्वाइव करता है। ठीक है, वैसे ही हेट्रोसियस का मतलब दो लाइफ पे सर्वाइव करेगा, कंप्लीट करेगा अपनी लाइफ, और ऑटोसियस का मतलब एक मतलब कंप्लीट करेगा अपना लाइफ साइकिल सिर्फ सिंगल होस्ट पे। ठीक है, तो ये जो होता है, ठीक है, उसके 3 species of Puccinia cause considerable loss to wheat crop in India। 3 स्पीसीज़ हैं किसकी? पक्षिनिया की, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? लॉस करती हैं वीट प्लांट में। ठीक है, वीट प्लांट में इंडिया में। ठीक है, वो 3 स्पीसीज़ कौन कौन सी है? पक्षिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, पहला स्पीसीज कौन है? पक्षिनिया ग्रामिनिस, जो कि ब्लैक रस्ट कॉज करता है। ठीक है, और स्टेम के ऊपर करता है, इसीलिए इसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, पक्षिनिया ग्रामिनिस पहला था, जो कि ब्लैक रस्ट कॉज करता है स्टेम के ऊपर, इसीलिए इसे स्टेम रस्ट भी कहते हैं। दूसरा है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्म्स। ठीक है, कॉज करता है येलो रस्ट। ठीक है, क्या कॉज करता है? येलो रस्ट कॉज करता है, और स्ट्रिप्स के ऊपर करता है, इसलिए स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। तीसरा है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, जो कि ब्राउन रस्ट कॉज करता है और लीफ के ऊपर कॉज करता है, इसीलिए इसे लीफ रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पता चला कि इसे पक्षिनिया को रस्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रस्ट कॉज कर रहा है वीट के प्लांट पे, वीट के पौधे पे रस्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे रस्ट फंजाई भी कहते हैं। अगर आप देखोगे अपीयरेंस, तो ये देखो, इस तरीके का रस्ट ये कॉज कर देते हैं। ठीक है, स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर, देखो कैसा स्टेम रस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, रस्ट की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो ये रस्ट कॉज करते हैं, इसीलिए इन्हें रस्ट फंजाई कहते हैं। पक्षिनिया ग्रामिनिस, अब देखो, अब तक हम पक्षिनिया कर रहे थे, कॉमन फीचर देख रहे थे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम एक स्पीसीज़ ले रहे हैं। स्पीसीज़ क्या है? ग्रामिनिस। जीनस क्या है? पक्षिनिया। यानी कि बहुत, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं, तो हम एक स्पीसी की लेकर के बात कर रहे हैं, जो कि है पक्षिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, कॉज ब्लैक रस्ट ऑन स्टेम रस्ट or stem rust of a wheat and other cereal crops is an obligate parasite। ठीक है, तो ये क्या ब्लैक रस्ट कॉज करता है? पक्षिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वो जो मैंने पहले बताया आपको, वो कॉमन करेक्टर्स थे। अब हम एक स्पीसीज को लेकर के बात कर रहे हैं, पक्षिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, एंड दिस इज अ कन्फाइंड टू स्टेम एंड लीफ सिथ। और ये जो मतलब आपका ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ये कहाँ पर होता है? स्टेम में होता है, रस्ट दिखाई देता है, और लीफ सिथ के ऊपर दिखाई देता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रस्ट ऑफ क्रेयर्स। इट इज़ अ हेट्रोसियस फंगस। तो जो पक्षिनिया ग्रामिनिस है, वो एक हेट्रोसियस फंगस है, यानी कि दो होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, अब ये ऑटोसियस नहीं है। जब हम कह रहे थे कि फंजाई जो होते हैं, पक्षिनिया जीनस जो है, वो ऑटोसियस भी होता है, हेट्रोसियस भी होता है, तो वो पक्षिनिया के लिए कहा गया था। पर एक स्पेशल लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पक्षिनिया ग्रामिनिस, तो ये क्या होगा? सिर्फ हेट्रोसियस फंगस होगा। ठीक है, Dikaryophase occur in primary host wheat and haplophase occur in alternative host Barbaris vulgaris।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बात तो कह रहा है कि ये जो पक्शिनिया ग्रामिनेस है वो हेटेरोसियस फंगस है, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट करेगा। कौन? पक्शिनिया ग्रामिनेस। तो वो दो होस्ट कौन है? पहला होस्ट है वीट, वीट। दूसरा होस्ट है बारबेरिस वोल्गैरिस। ठीक है, पहला होस्ट कौन है? वीट है। दूसरा होस्ट कौन है? दूसरा होस्ट कौन है? बारबेरिस वोल्गैरिस। ठीक है, तो जो प्राइमरी होस्ट है वीट जो है वो क्या है? प्राइमरी होस्ट है। और जो सेकेंडरी होस्ट है उसे अल्टरनेटिव होस्ट भी कहते हैं, वो कौन है? बारबेरिस वोल्गैरिस है। ठीक है, डाइकैरियो फेज ऑकर इन प्राइमरी होस्ट वीट, यानी कि जो डाइकैरियो फेज क्या होता है पहले इसको समझो। डाई यानी दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो उसे बोलते हैं डाइकैरियो फेज। ठीक है, एक सेल हो उसके अंदर दो न्यूक्लियस हो इसे बोलते हैं डाइकैरियो फेज। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जो होंगे ना, वो जो फंजाई के अंदर, फंजाई है तो फंजाई में माइसीलियम होता है। ठीक है, माइसीलियम किसका बना है? सेल्स का बना है। तो एक सेल में दो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कहाँ दिखाई देगा एक सेल में दो न्यूक्लियस? प्राइमरी होस्ट के ऊपर, और प्राइमरी होस्ट कौन है? वीट है। ठीक है, और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस किस में दिखाई देगा? और बारबेरिस वोल्गैरिस में। ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव होस्ट है। समझ में आया? देखो एक बार अच्छे से बताती हूँ। देखो, जैसे एक सेल के अंदर आपका दो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो ये डाइकैरियोफेज हो गया। तो ये एक मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लियस, डाई यानी दो, कैरियो यानी न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये किस में होता है? प्राइमरी होस्ट में होता है, जो कौन है? वीट है। और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस कहाँ पे देखने को मिलता है? बारबेरिस वोल्गैरिस में, जो कि सेकेंडरी या फिर अल्टरनेटिव होस्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल। देखो क्या कह रहा है लाइफ साइकिल में? लाइफ साइकिल में कह रहा है पक्शिनिया ग्रामिनेस इज मैक्रोसाइक्लिक रस्ट, यानी कि बहुत बड़ी साइकिल चलती है इसकी, यानी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत मतलब बड़ा है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, 5 टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन इट्स लाइफ साइकिल, यानी 5 तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे इसके लाइफ साइकिल में, विच डेवलप इन टू होस्ट इन अ डेफिनिट सीक्वेंस एज। ठीक है, तो 5 तरीके के स्पोर्स बनते हैं इसके लाइफ साइकिल में। पहले का नाम है यूरिडोस्पोर, दूसरे का नाम है टिलिटोस्पोर, तीसरे का नाम है बेसिडियोस्पोर, चौथे का नाम है पिक्निडियोस्पोर और पांचवे का नाम है एसियोस्पोर। ठीक है, जो यूरिडोस्पोर है और टिलिटोस्पोर है ये प्राइमरी होस्ट पे फॉर्म होता है। प्राइमरी होस्ट कौन है? वीट है। बेसिडियोस्पोर ग्राउंड पे फॉर्म होता है। पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर अल्टरनेटिव होस्ट पे फॉर्म होता है, जो कि बारबेरिस वल्गैरिस है। अब चिंता मत करो, मैं एक एक स्पोर को इतने डिटेल में पढ़ाऊंगी और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। बट एक आपके लिए केस है कि आप एकदम ध्यान से इसको पढ़ो, एक पेशेंस के साथ, तो एक एक स्पोर को मैं अच्छे से समझाऊंगी। देखो, यूरिडोस्पोर and टिलिटोस्पोर are produced on a dikaryotic mycelium in a primary host or a wheat plant. Each uridospore is stalked, oval, unicellular and binucleated. देखो, यूरिडोस्पोर और टिलिटोस्पोर जो है प्रोड्यूस होता है प्राइमरी होस्ट के ऊपर। यूरिडोस्पोर और टिलिटोस्पोर प्रोड्यूस होता है प्राइमरी होस्ट के ऊपर। और इस समय जो पक्शिनिया ग्रामिनेस का माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक होता है, यानी कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो यूरिडोस्पोर्स होता है वो एक स्टाल्क के ऊपर होता है, ओवल शेप का होता है, यूनिसेलर होता है और बाइन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी। ठीक है, देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को ज़रा समझो, इस चीज़ को ज़रा समझो। ठीक है, हुआ ये है कि ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको प्लांट दिख रहा है। ठीक है, और प्लांट के अंदर ये माइसीलियम घुस गया है। ठीक है, ये माइसीलियम घुस गया पक्शिनिया ग्रामिनेस का, और इस तरीके से एक स्वेलन स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हॉस्टोरिया बोलते हैं। इसके थ्रू ये प्लांट सेल है, ये बड़ा सा, इससे ये न्यूट्रिशन को एब्जर्व करेगा और अपने माइसीलियम में देता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बना है ना, यहाँ भी बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया बोलते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होगा, ये जो मास ऑफ माइसीलियम है ग्रो करेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये पफ हो गया है, जो प्लांट सेल है वो पफी हो गया है, ठीक है। उसके बाद यूरिडोस्पोर को दिखा रहा है। एक सेल यहाँ देखो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, ये डाइकैरियोफेज है, ठीक। फिर यहाँ सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखो मैच्योर हो गया है यूरिडोस्पोर और फिर ये डिटैच हो जाएगा विंड से। इसमें मैच्योर में एक्साइन और एंटाइन की लेयर भी बन चुकी है ना। अब एक बात, इस पिक्चर को यहाँ जूम आउट, जैसे ये वाला जो यहाँ सिचुएशन है ना, ये इसको ये जूम आउट करके ये वाला दिखाया गया है, ठीक है। इसको जूम आउट करोगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो स्पोर्स की वजह से देखो यहाँ पे फट चुका है, इस स्पोर्स की वजह से देखो यहाँ स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये वाला स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। ये स्पोर का फॉर्मेशन की वजह से ये प्लांट की जो लेयर है वो फट चुकी है, ठीक है। और यहाँ से यूरिडोस्पोर डिटैच होगा गिर करके और फिर री इन्फेक्ट कर देगा वीट के प्लांट को ही, माइसीलियम ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से ये विंड या फिर किसी से डिटैच हुआ, गिर गया, और गिरने के बाद इसने फिर से यहाँ पर मान लो इस पे गिर गया वीट के प्लांट पे, और फिर ये ग्रो करके फिर इसने क्या कर लिया, फिर से माइसीलियम बनाएगा और फिर से ये वाला साइकिल चलेगा, ये वाला हो जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आ जाएगा। मतलब इसी को जूम करके ना, ये वाली चीज़ को इसने जूम किया यहाँ पे, फिर यही वाला साइकिल चलते रहे। तो ये यूरिडोस्पोर ही री इन्फेक्ट कर रहा था वीट प्लांट को फिर से। तो लाइन देखो, द यूरिडोस्पोर री इन्फेक्ट वीट प्लांट एंड द स्प्रेड द डिजीज, दे कैन नॉट इन्फेक्ट अल्टरनेटिव होस्ट ड्यूरिंग द लेट वीट सीजन, टिलिटोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लेस ऑफ यूरिडोस्पोर, ठीक है। सबसे पहले यूरिडोस्पोर समझ में आया कि कैसे री इन्फेक्ट कर रहा है वीट प्लांट को, मैंने अभी बताया। जब लेट सीज़न आता है, यानी कि फ्लावरिंग के बाद का जो सीज़न आता है, तब यूरिडोस्पोर की जगह टिलिटोस्पोर फॉर्म होता है, ठीक है। ईच टिलिटोस्पोर इज स्टॉक्ड, बाइसेल्ड, स्पिंडल शेप्ड एंड ईच सेल इज बाइन्यूक्लिएटेड. The teletospore act as a resting spore, cannot infect wheat plant. They germinate in soil in the next spring. टिलिटोस्पोर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, मैं अभी इसको समझाऊंगी फिगर के हेल्प से। द टिलिटोस्पोर जर्मिनेट इन स्प्रिंग, ईच सेल ऑफ टिलिटोस्पोर प्रोड्यूस 1 जर्म ट्यूब। देखो इसे इमेज की हेल्प से समझो। तो लेट सीजन में क्या होगा, टिलिटोस्पोर प्रोड्यूस होगा इन द प्लेस ऑफ यूरिडोस्पोर। टिलिटोस्पोर में क्या होता है, 2 सेल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 सेल लिया गया है, ये देखो ये 2 सेल के ऊपर चढ़ा, ठीक है। और ये 2 न्यूक्लियस दिख रहा है ना, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, यानी डाइकैरियोफेज है कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, NN2N बना देगा। इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और ये 2 सेल का स्पोर बनता है, ठीक है। इसीलिए बाई सेल्ड कहा गया है, बाई न्यूक्लिएटेड कहा गया है, ठीक है। और ये फॉर्म होता है जब ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाएगा स्पोर्स, तो प्लांट का देखो यहाँ से ये रप्चर कर गया है, ये रप्चर कर गया है एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये टिलिटोस्पोर है। टिलिटोस्पोर समझ में आया। अब देखते हैं बेसिडियोस्पोर को। कह रहा है कि उसके बाद यहाँ से देखो कह रहा है कि द टिलिटोस्पोर जर्मिनेट इन स्प्रिंग, ईच ऑफ टिलिटोस्पोर प्रोड्यूस 1 जर्म ट्यूब, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ईच सेल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन एंड दस फॉर्म each प्रोमाइसीलियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर ऑन स्टिग्माटा। देखो इसको भी फिगर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टिलिटोस्पोर था, ठीक है। टिलिटोस्पोर यहाँ पे मतलब कि N+N फ्यूज़ को कि यहाँ पे एक 2N और दूसरा 2N बना दिया, एक ये वाला क्या किया, ग्रो किया, जॉर्म ट्यूब बनाया, ठीक है। जॉर्म ट्यूब देखो ऊपर बना रहा है, ठीक। फिर ये क्या किया, रिडक्शनल डिवीज़न किया और 4 स्पोर यहाँ प्रोड्यूस किया, यानी मियोसिस किया। और ये छोटा सा स्ट्रीमाटा देखो किस तरीके का निकल रहा है, वहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल रहा है। इसी में एक एक स्पोर चल जाएगा, और एक इस स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। अब तक इस वीडियो में बस इतना ही करवाऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल।